हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का अपने इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहे हैं, जिसे आप अपनी साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे। राजस्थान का जो पहली बार भौतिक विभाजन प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा द्वारा लिखित एवं नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में प्रकाशित राजस्थान के भूगोल में किया गया था, जिन्होंने राजस्थान को है वो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, आगे बात करें ए.के. सेन ने, तो ए.के. सेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान का विभाजन किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 1971 में रामलोचन सिंह ने भौतिक प्रदेशों का है जो विभाजन किया था। ठीक है, उसके बाद में हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें थार का मरुस्थल की, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला की, फिर पूर्वी मैदानी भाग की और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की, जिसे अपना हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें जो थार का मरुस्थल और जो पूर्वी मैदानी भाग है, इन्हें 33 सागर का अवशेष है वो माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इन्हें गोंडवाना के अवशेष माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर भौतिक प्रदेशों क्रम की बात करें तो सबसे जो प्राचीन और जो वल्लित पर्वतमाला जिसे कहा जाता है वो अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, सॉरी हाँ दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, और उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग है। उसके बाद में थार का मरुस्थल है। थार को मरुस्थल को युवा मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे युवा है। ठीक है, अब इन भौतिक प्रदेशों को एक एक करके हम पूर्ण पूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। लगातार आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो शुरू करते हैं राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश थार के मरुस्थल की। थार का जो मरुस्थल है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान 2 देशों में फैला हुए हैं। ये भारत के लगभग 85% में फैला हुआ है। सॉरी, ये जो 2 देशों में फैला हुआ है, जिसका 85% भारत में है तथा 15% है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग ये 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात हैं। कुल मरुस्थल का लगभग जो 62% भाग है वो अकेले राजस्थान के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल किन जिलों में फैला है उनकी बात करें तो राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले, यानी राजस्थान का जो ये पश्चिमी साइड वाले जो ज़िले हैं, जिसमें अपने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली का कुछ पश्चिम भाग, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण अब जिला जो है वो हट चुका है। फलौदी, डिडवाना, कुचामन, अनूपगढ़ ये भी हट चुका है। बयावर और सांचौर लगभग राजस्थान के जो अब 19 नहीं है, लगभग 16 से 17 जिले जो हैं वहाँ पर ये मरुस्थल है जो फैला हुआ है। ठीक है, अब मरुस्थल की कुछ मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा करें तो राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर है वो मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान का जो 100% कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 100% है, उसमें से लगभग 61.11% भाग पर है वो अपना मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में अरावली की पश्चिम की ओर बात करें तो लगभग 58.11% भाग पर है वो पाया जाता है। आगे बढ़े, रेगिस्तान का आगे खिसकना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेगिस्तान के मार्च के लिए जो नाचना गांव हैं वो प्रसिद्ध हैं। ईश्वरी प्रसाद ने रेगिस्तान क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था रुक्ष क्षेत्र, और चीनी यात्री हेसांग ने इस क्षेत्र के लिए गुजरातरा क्षेत्र का नाम का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है और लगभग जो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम से चौड़ाई की बात करें तो ये 300 किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो राज्य के लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती हैं। और वर्षा की बात करें तो यहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर औसतन वर्षा रहती है। न्यून वर्षा के कारण इसे शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें, तापमान यहाँ गर्मियों में उच्चतम रहता है, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में -3 डिग्री तक भी आ जाता है। जलवायु यहाँ की शुष्क व अत्यधिक विषम प्रकार की होती है। मिट्टी यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये मरुस्थल ग्रेट वैल्यू आर्किड अफ्रीका मरुस्थल का ही विस्तृत क्या है भूभाग है। ठीक है, इस भूभाग का जो सामान्य ढाल है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
कि जो इस भूभाग का जो सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। इस प्रदेश में लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व लाइमस्टोन की विशाल भंडार है मौजूद है। प्रमुख जो नमक स्रोत हैं पचपत्रा, डीडवाना व लूणकरणसर हैं। ये भूभाग तैतीय सागर, इयोसीन और प्लेस्टोनीसीन काल में विद्यमान अवशेष है, ठीक है। थार के मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है। इस कारण से कुछ शुष्कता के आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक तो है अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये दो भाग है। शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो लगभग 58.5% भाग है, और जो बालू का स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश है इसका लगभग 41.5 भाग है, ठीक है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वो होता है जहाँ पर अनेक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसमें से नीचे दिए गए जो बालू का स्तूप है इसकी विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। और जो बालू का स्तूप मुक्त है जहाँ पर मतलब जो टिल्ले है वो नहीं पाए जाते, सिर्फ एक चुन्ने की या बलुई पत्थरों की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसलिए फलोदी और पोखरण क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे इसमें गग्गर का मैदान, लूणी ज्वाई बेसिन, नागौर उच्च भूमि और शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इसमें आ जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो युक्त प्रदेश की बात करें तो 58.11% इसका जो भाग है, और इसमें जो कौन कौन से बालू का स्तूप आते हैं उनकी चर्चा करें तो अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप है। यह बालू का स्तूप मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में वायु की दिशा के अनुरूप पाए जाते हैं, और इनकी जो अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती जो रेखीय बालू का स्तूप है इसको तीन भागों में बांटा गया है, सीप, वनस्पति युक्त रेखीय, पौनविमुख रेखीय। बरखान या अर्धचंद्रा बालू का स्तूप जो है 2 नंबर बात करें अपन बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होंगे, तो ये बालू का स्तूप चूरू, बालेरी और रतनगढ़ क्षेत्र, ये जैसलमेर, सीकर, मेंथा नदी घाटी, बीकानेर, झुंझुनू क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। बरखान जो होते हैं वनस्पति विहीन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और इन बालू का स्तूपों के दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने जो गर्त होते हैं उसे स्थानीय भाषा में अपन थल्ली कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे बालू का स्तूप की बात करें तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप बीकानेर के जो पुंगल क्षेत्र है, दक्षिणी गंगानगर, राउसर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चूरू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका क्षेत्र आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, तो 4 नंबर बालू का स्तूप जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तारा बालू का स्तूप, इसका निर्माण मुख्यतः मौनगढ़ यानी जो पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर आदि क्षेत्रों में होता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर के आसपास हमादा स्थलाकृति में ऐसे बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू के स्तूप होते हैं, ये त्रिपुरी मरुस्थल भाग हनुमानगढ़ से हिसार यानी बिहारी हरियाणा तक ये जो बालू का स्तूप में मिलते हैं। उसके बाद में अवरोधी बालू का स्तूप है, झाड़ियों के अवरोध से बने स्तूप जैसे बुड्ढा पुष्कर, नागपाड़, सीकर, कुचामन आदि में पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप है, इन्हें जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप भी कहते हैं। सबर का पीस बालू का स्तूप, ये बालू का छोटी छोटी झाड़ियों, घास के झुंड आदि के आसपास बालू रेत के जमाव के से जो उत्पन्न होते हैं इसे सबर का पीस बालू का स्तूप कहा जाता है। ये मरुस्थल क्षेत्र में लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेकबा की बात करें तो ये झाड़ियों के जो पीछे बने बालू का स्तूप है इसे क्या कहा जाता है? नेकबा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो बालू का स्तूप का यहाँ पर अभाव होता है, और लगभग मरुस्थल का ये जो है 41.5% है। फलोदी एवं पोखरण तहसील का कुछ बाग बालू का स्तूप मुक्त है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थरों की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जुरेशिक व मायोसीन काल के जो वनस्पति अवशेष व जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्मों का अनूठा उदाहरण है, ये इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। लाटीसीरी क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर में पोखरण से मोनगढ़ तथा पाकिस्तान सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय के जल की जो चौड़ी पट्टी हैं जहाँ उपयोगी श्रवण घास पाई जाती हैं। अब बात करें अर्धशुष्क मरु प्रदेश की। अर्धशुष्क मरु प्रदेश को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। गग्गर का मैदान है, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि है और लूणी ज्वाई बेसिन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें गग्गर के मैदान की, तो ये मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ अब नहीं रहा है, तो 2 जिले मान सकते हैं, गंगानगर और
हनुमानगढ़ में विस्तृत है, वैसे अनूपगढ़ में भी विस्तृत है ये, ठीक है। इस क्षेत्र में गगन नदी प्रवाहित होती है। शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र सीकर, चूरू, जो नीम का थाना, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन का जो क्षेत्र है इसमें आता है, शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंदर। अब बात करें खादर की। खादर क्या होता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। बांगर क्या होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। बीड़ क्या होती है, जो घास के मैदान होते हैं उसे बीड़ कहते हैं। और जो बीहड़ होती है ये नदी द्वारा बनाए गए जो खड्डे उसे क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो नागौरी उच्च भूमि की बात करें। इसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन तथा कुछ अजमेर का क्षेत्र आता है। इस प्रदेश में गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के लोगों में बांकापन या टेढ़ापन पाया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को कुबड़ या बांका पट्टी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ हरे कबूतर या हरियल पक्षी भी पाए जाते हैं। फिर लूणी या गोडवाड़ प्रदेश है। लूणी नदी का जो अपवा क्षेत्र है इसमें आता है। इसमें जो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, संचौर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। थार के मरुस्थल की कुछ अन्य मुख्य बातें कौन कौन सी है, बात करें। इर्ग। इर्ग किसे कहते हैं, जो रेत यानी जो रेत की टिल्ली होती है इसे इर्ग कहा जाता है। हम्माद क्या होता है, जो पथरीला भाग है उसे हम्माद कहा जाता है। और इसके बाद में रे क्या होता है, कंकड़ व रेत का जो मिश्रित भाग है उसे रे कहा जाता है। पलाया क्या होती हैं, जो मरुस्थल में बनी बड़ी खारे पानी की जो अस्थायी झीलें होती हैं उसे पलाया कहा जाता है। अब बात करें रन या टाट की। रन या टाट जो होती है मरुस्थल में बनी छोटी खारे पानी की झीलें, ये भी अस्थायी प्रकार की होती हैं और ये सर्वाधिक है वो जैसलमेर में पाई जाती हैं। तलिया पोखर, पथरीले क्षेत्र में बनी मीठी पानी की जो झीलें होती है उसे तलिया पोखर कहा जाता है। बालसन क्या होता है, जो पर्वतों के मध्य बनी झीलें होती है उसे बालसन कहते हैं। मरो यानी उपजाऊ मिट्टी, मरो। खड़ीन क्या होती है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो की जाने वाली कृषि होती है उसे खड़ीन कहा जाता है। बबूलिया क्या होता है, वायु का भंवर, अर्थात जो वायु गोल राउंड में आगे चलती रहती है उसे वायु का भंवर कहा जाता है। और थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन कौन सी है, जैसे बबूल है, फोग है, खेजड़ा है, केर, बेर और सेवन घास यहाँ पर पाई जाती हैं। मुख्य फसलें जो हैं बाजरा, मोठ, चना और ग्वार यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो ये राजस्थान का जो अपना भौतिक प्रदेशों का जो पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, ये कंप्लीट हो चुका है। और आगे वाली क्लास में अपन राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।